गुड इवनिंग क्लास। तो कल हम लोग देखे थे, कल काफ़ी व्यवस्था के कारण वीडियो नहीं बना सके थे। तो उसके पहले जो हम लोग देखे थे, हम लोगों ने देखा था कि जब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है, जब राजा मजबूत होता है, तो राजा मजबूत होता है, क्षेत्रों को संभाल कर रखता है, एक बड़ा क्षेत्र को संभाल कर रखेगा, लंबे समय तक संभाल कर रखेगा। लेकिन जब भी राजा की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, वो क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। हम लोग देखे थे पिछला क्लास में, हम लोग सुनने का काम किए थे कि जब मौर्य शासन व्यवस्था कमजोर पड़ी अशोक की मृत्यु के बाद, यहाँ तक कि थोड़ा दशरथ भी संभाल कर रखा, कुणाल भी थोड़ा संभाल कर रखा, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई और जब व्यवस्थाएं कमजोर पड़ी, तो आप देखें कि 4 देशी और 4 विदेशी ये शासक भारत पे उभर कर आएंगे। तो 4 देशी में हम लोग देख चुके थे, जिसमें था हमारा देशी जो शासक थे, उसमें हम लोग देखे थे कि सुंग वंश आया था, कर्ण वंश आया था, हम लोग बताए थे चेदी वंश, सातवाहन वंश, इसकी चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग तेजी में 4 विदेशी शासकों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उतना समय है नहीं कि फिर से इसको रिकैप किया जाए, डिटेल्स किया जाए। तो हम लोग देखेंगे 4 विदेशी शासक। किस पे? भारत पे शासन करेंगे। अब सवाल होता है कौन कौन, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं एक नजर में, फिर एक एक करके हम लोग डिटेल्स करेंगे। तो पहला जो शासक होगा वो हिंद यौवन, दूसरा जो शासक होंगे हिंद यौवन हो जाएंगे शक, पल्लव और चौथा कुषाण। ये प्रमुख 4 शासक हैं जो भारत पर शासन करेंगे। ये विदेशी शासक हैं, आप इसमें देख रहे हैं, हिंद यौवन है, शक है, पल्लव है, कुषाण है, ये सभी विदेशी शासक हैं जो केंद्रीयकृत व्यवस्थाएं कमजोर होने के कारण हमारे भारत पे ये शासन करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंद यौवन। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हिंद यौवन जो थे, हिंद यौवन मध्य एशिया के निवासी थे। इनका जो क्षेत्र रहा वो पाकिस्तान के कुछ बेल्ट रहा, पेशावर और तक्षशिला। ज़्यादा ये अंदर तक नहीं आ सके, ज़्यादा ये अंदर तक नहीं आ सके हिंद यौवन। ये मध्य एशिया से उधर से यवन साम्राज्य से थे, उधर से आए, आक्रमण किए और उन्हीं क्षेत्रों में सिंध प्रांत में ही रह गए। उतना ही दूर इनका क्षेत्र विस्तार हो सका। यहाँ पर हिंद यौवन का 2 शाखाएं डेवलप करी, एक था डेमेट्रियस शाखा और एक था यूक्रेटाइड शाखा। तो डेमेट्रियस जो शाखा था ना, वो लगभग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बेल्ट में रहा। डेमेट्रियस शाखा के जो शासक थे, सबसे प्रतापी शासक थे, वो मिनांडर थे। और आपको एक कहानी मालूम होगा कि मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ एक वार्तालाप होता है। मिनांडर को लगता है कि हाँ, बौद्ध धर्म का तुम प्रचार कर रहे हो तो कुछ प्रूफ करके दिखाओ। तो नागसेन उसको प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके सवालों का जवाब देते हैं। आप मिलिंद पन्हो के बारे में जान रहे होंगे, जिसमें मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का एक प्रश्नोत्तरी रूप में चर्चा किया गया है। तो मिनांडर और नागसेन के बीच की जो चर्चाएं थी, यही यौवन साम्राज्य की एक शाखा जो था डेमेट्रियस शाखा, उसके ये शासक थे। दोनों के बीच का वार्तालाप हुआ और एक किताब लिखा गया जिसका नाम मिलिंद पन्हो है। मैं आपको बता देता हूं कि ये मिलिंद पन्हो लिखाया और प्रथम विदेशी था। ये ऐसा कहा जा सकता है प्रथम विदेशी था, क्योंकि हम लोग ईसा पूर्व में भी चल रहे हैं। मिनांडर ही था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया, किसके प्रभाव में आकर? नागसेन के प्रभाव में आकर। उसके बाद हमारे यहाँ डेमेट्रियस शाखा के कई राजा हुए, स्ट्रैबो प्रथम, स्ट्रेटो प्रथम, स्ट्रैबो द्वितीय, ये सब हमारे यहाँ शासक हुए हैं। किसका? डेमेट्रियस वंश में। स्ट्रैबो द्वितीय की कहना है, उसका समय की घटना है कि वो सीसा का सिक्का चलाया था, और यह सीसा का सिक्का चलाया था। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। डेमेट्रियस यूक्रेटाइड में हम लोग देखते हैं कि लगभग तक्षशिला के क्षेत्र में इनका ये डेवलप किए, तक्षशिला के क्षेत्र में।
इनका जो एक शासक था, प्रतापी शासक था, उसका नाम था एंटियालकिड्स। थोड़ा नाम अजीब अजीब सा है, लेकिन फिर भी हम लोग सुनते चलेंगे। अब ये सब पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि एक क्रम में आ गया है, एक लाइन में आ गया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एंटियालकिड्स का जो राजदूत था हेलियोडोरस, जिसको हम लोगों ने बताया था कि भागवत के शासनकाल में आएगा और एक गरुड़ ध्वज का स्थापना करेगा। तो हिंद यौवन में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके अगला जो शासक थे वो शक थे, जो स्ट्रेटो द्वितीय था उसको शक पराजित कर दिए थे, है ना। तो पहला जो हुआ वो हिंद यौवन हो गया। आप लोग देखें, पहला हिंद यौवन हो जाएगा, दूसरा शक। शक जो थे ना, मध्य एशिया के निवासी थे। एक कबीला, पहले का जो लोग होते थे वो आपस में मिलकर रहते थे, एक कबीला के रूप में रहते थे, जिसको हम लोग कबीला कहते हैं। कबीला का एक प्रमुख हुआ करता था और कई समर्थक हुआ करते थे। उसमें विभाग बटे होते थे कि किसको क्या देखना है। और ये लोग अक्सर कई कबीलाओं को तो देखा गया है कि ये किसी भी क्षेत्र को लूट लिए, अपना भोजन का प्रबंध कर लिए। कई कबीला लोग एक जगह मिलकर रहकर बड़ा सा लोकतंत्र का भी निर्माण किए। कई कबीला अपना मारधाड़ में लगे रहे। तो जो शक थे ना, वो यूची कबीला के कारण पूर्व की ओर चले और भारत में प्रवेश किए। यूची कबीला एक लड़ाकू कबीला है, जिसका हम लोग देखेंगे आगे, जो कुषाण वंश होगा वो यूची कबीला से ही संबंधित होंगे। ये जो कुषाण वंश के जो कबीला थे वो यूची कबीला से संबंधित थे, ये यूची से नहीं थे। इस कबीला के चलते बार बार परेशान करता था, वे लोग आक्रमण कर देते थे। तो ये डर से इधर की ओर चला आया और भारत में आकर अपना क्षेत्र विस्तार किया। क्योंकि ये इस कबीले के लोग भारत में आए और भारत में अपना अपना जगह बनाया। तो शकों का जो भारत में क्षेत्र डेवलप हुआ ना, वो 5 शाखाएं डेवलप हुई। 5 शाखा, एक शाखा 2 शाखा डेवलप नहीं हुआ। आप देखेंगे भारत के, थोड़ा सा मैं मैप बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो शकों की जो शाखाएं डेवलप हुई, एक शाखा आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में डेवलप करेगा, एक शाखा आपका इधर पंजाब के क्षेत्र में डेवलप किया, दूसरा शाखा मथुरा डेवलप किया, तीसरा मालवा और चौथा ये इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में डेवलप करेगा। तो ये 5 शाखाएं हो जाएंगी उस शकों का। 5 शाखाएं डेवलप करेंगे, है ना। मालवा और इधर महाराष्ट्र की ओर। तो आप देखेंगे कि मालवा के जो शक है उसको 58 ईस्वी में क्या करेगा कि 58 ईसा पूर्व में जो विक्रमादित्य है, हमारा एक राजा है, वो मालवा के शासक को हरा देगा। अब बच गया इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी ये लोग सब लोग हार जाएंगे और लास्ट में जाकर गुजरात के क्षेत्र में जाके अपना क्षेत्र विस्तार कर लेंगे, जाके बस जाएंगे और एक लंबे समय तक गुजरात के क्षेत्र में रहेंगे। धीरे धीरे इनकी पतन हो जाएगी। हम आपको आगे के क्लास में बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय से ये हारते हैं और गुजरात के क्षेत्र में जाकर अंतिम रूप से उसको पराजित करके शकों को और विक्रमादित्य को उपाधि धारण करेगा, है ना। तो वो हम आगे आपको बताएंगे। तो ये जो शकों की जो शाखाएं डेवलप हुई वो 5 शाखाएं डेवलप हुई। आप प्रमुख रूप से देख लिए सब कि 5 शाखाओं में डेवलप हमारे यहाँ भारत में करेंगे। धीरे धीरे ये इसी तरह से जब राजा इधर का मजबूत होगा, झगड़ा करके इसको भगा देगा, है ना। उतना ही नहीं बल्कि कुषाण वंश आएंगे, कनिष्क आएंगे, जो कि एक प्रतापी शासक है, वो भी शकों को पराजित करेंगे। तो ये शकों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। जो अगला जो शासक होंगे ना, वो पल्लव वंश हुआ। पल्लव वंश, पल्लव वंश का बहुत बड़ा भारत में बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। ये सिर्फ एक छोटा सा क्षेत्र जो सिंध प्रांत है, उन क्षेत्रों में आएंगे और निवास करेंगे और उसी में अपना कुछ समय तक टिके रहेंगे। फिर इनका उधर से समाप्ति हो जाएगा। और जो अगला जो वंश डेवलप करेगा वो कुषाण वंश डेवलप करेगा। कुषाण वंश जो कि यूची कबीला से संबंधित है। आप एक बार फिर से देख पाएंगे, ये है हमारा भारत,
इधर हमारा चीन का एरिया हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा सा भारत के साथ लगता जुलता है, और इधर है मध्य एशिया। तो आप देखेंगे यूची कबीला जो है ना, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है ऐसे, तो यूची कबीला चूंकि हिंदू कुश पर्वत के चलते भारत में आक्रमण नहीं करता था, ये बार बार चाइना में आक्रमण करता था, इधर छोटे छोटे जो कबीला थे उन पर आक्रमण करता था। तो छोटे छोटे कबीला प्रशांत तो थे ही, जैसे कि शक प्रशांत थे, हिंद यवन प्रशांत थे, सारे लोग प्रशांत थे। तो सब तो भाग के इधर से किसी तरह से आ गए, चोर रास्ता को पकड़ के, चाहे कोई भी छोटा मोटा रास्ता को पकड़ कर इधर भारत में प्रवेश कर गए, सिंध प्रांत में आ गए। भारत में इधर कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो भारत था, ये पाकिस्तान वाला जो एरिया था वो हमारा मिला हुआ था, हम लोग हिंदू कुश पर्वत तक क्षेत्र को क्षेत्र विस्तार कर चुके थे। तो इन क्षेत्रों में तो प्रवेश कर दिए भारत में। पहले भारत की कल्पना हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना, दक्षिण भारत को थोड़ा छोड़ते हुए इस तरह से हम लोग भारत की कल्पना करेंगे। तो भारत में प्रवेश कर गए नेपाल को छोड़ते हुए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, हम लोग क्यों जाएंगे उधर। कुछ छोटे छोटे जो थे वो तो कर गए, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो चाइना यूची कबीला के डर से क्या किया कि यहाँ पर एक दीवार बना लिया, जिसको हम लोग चीन का दीवार कहते हैं, जो कि आज भी आप किसी भी दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे, जैसे चंद्रमा पे चले जाते हैं, मंगल ग्रह पे चले जाते हैं, और वहां से पृथ्वी का फोटो खींचिएगा, तो जो ऊंचा ऊंचा चीज है, जो दिखाई देने वाला चीज है, उसमें से एक चीज चीन का दीवार भी है। तो यूची कबीला के डर से ही चीन का दीवार बना। उस टाइम वहाँ के राजा अपना सोचा कि इधर दीवार बनवा देते हैं, बहुत मोटी दीवार, जिसको भेद नहीं सके, जिसको तोड़ नहीं सके, और बहुत मोटी और बहुत ऊंची दीवार है ना चीन की दीवार, जो कि 7वें अजूबे में एक ये भी है, चीन का दीवार एक उस समय बनाया गया था। तब इधर भी नहीं आक्रमण कर सकता था, इधर आक्रमण कर ही लिया था यूची कबीला, तब इसको भारत की ओर दिखाई दिया, तो भारत की ओर ये आक्रमण किए और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आकर निवास करेंगे। तो सबसे पहले ये सिंध प्रांत में ही निवास करेंगे, क्योंकि मध्य एशिया से जो भी आक्रमण होता था इधर ही लोग निवास कर लेते थे, धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे। तो आप देखेंगे कि कुषाण वंश जो है वो यूची कबीला से संबंधित है। डेमेट्रियस इसका जो डेमेट्रियस एक वंश चला जो यवन वंश के संबंधित था, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। जब ये आक्रमण करेगा तो इन क्षेत्रों का जो भी छोटे छोटे शासक होंगे उन सबको अपने में मिला लेगा। कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क के समय क्षेत्र विस्तार के साथ साथ कनिष्क एक भारतीयों में घुल मिल सा गया था। कनिष्क बौद्ध धर्म अपनाया, और जब ये बौद्ध धर्म अपनाया तो ये चौथा बौद्ध संगति करवाया। उस टाइम तो 78 ईस्वी में ये अपना पहले राज्यारोहण किया, जिससे शक संवत चलाया, जो कि भारतीय कैलेंडर उसी शक संवत पे आधारित है। भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसको 78 ईस्वी में ये अपना राज्यारोहण किया। इसके साथ साथ ये बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में इन्होंने बौद्ध संगति करवाया। इस समय बौद्ध संगति बौद्ध भिक्षुओं के बीच एक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। तो कनिष्क एक प्रतापी राजा रहा, जो कि यहाँ पर काफी कुछ किया, जैसे बौद्ध संगति करवाया, भारतीय कैलेंडर जो कि इसी के शक संवत पर ही आधारित है, और यही अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। आइए जब हम इन चारों को देख लेते हैं तो ये मौर्योत्तर काल के शासक थे। मौर्योत्तर काल का हम लोग थोड़ा सा सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो मौर्योत्तर काल का जो सामाजिक जीवन था, पहले राजनीतिक जीवन देख लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार ही सामाजिक व्यवस्थाएं उसके अनुसार ढल जाती है। तो जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, आप इस समय देखेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण करने का मतलब सत्ता में पहले एक राजा हुआ करता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र का देख रेख करता था। परंतु जैसे ही मौर्य सम्राट कमजोर पड़ा तो मौर्योत्तर काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। छोटे छोटे राजा डेवलप कर जाएंगे, स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे, बाहरी आक्रमण भी होंगे, बाह्य आक्रमण करके लोग भी उन क्षेत्रों को जीत लेंगे, कब्जा कर लेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण हम लोग देखें, और इसमें हम लोग क्या देखें कि राजा जो था वो सर्वश्रेष्ठ पाया गया।
इस समय राजा सर्वश्रेष्ठ पाया गया। राजा की बताई हुई बातों को लोग अनुसरण करने लगे। साथ ही साथ राजपद के साथ यज्ञ भी जुड़ गया था। वो तो मौर्य काल से ही चला आ रहा था, मौर्योत्तर काल में ही देखें हम लोग शुंग वंश में देखें कि राजपद के साथ यज्ञ जुड़ गया। जैसे राजसूय यज्ञ, जिसमें घोड़ा छोड़ना है, जहां तक जाएगा, अगर कोई नहीं विरोध किया तो उतना क्षेत्र अपना होगा। इस तरह की चीजें जुड़ गई। और क्या देखा गया, इसी समय से राजा को दैवीय शक्तियों के साथ जुड़ा गया। राजा भगवान का रूप होता है, इतना बड़ा टाइप से उसको संबोधन किया गया। ढेर सारे सेना तो थे ही, कबीलाओं में भी लोग विभक्त थे, साथ ही नियमित कर भी हो गए इनके साथ। और चूंकि क्षेत्र विस्तार हुआ तो कृषि कार्य भी प्रारंभ हो गए। ये तो हमारा आर्थिक जीवन का मामला है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सामाजिक जीवन। समाज जो था, इस समय महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, बहुपत्नी विवाह प्रचलित हो गए। समाज में पहले हम लोग देखते हैं क्या चल रहा है, महिलाओं की क्या स्थिति है। तो महिलाओं की स्थिति इस समय खराब से खराब हो गई, कहा जा सकता है। मौर्योत्तर काल में बहुपत्नी विवाह प्रचलित हो गए। आपको हम आगे बताएंगे, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति फिर भी और भी खराब हो जाएंगी। आपको हम दिखाएंगे, एक रामगुप्त शासक है, उसको एक राजा डराएगा, रुद्र सिंह द्वितीय, और रामगुप्त अपनी पत्नी को तक भेज देगा। तो इस टाइप की स्थिति खराब होते चला जाएगा। फिर भी हम लोग गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों कहते हैं गुप्त काल को स्वर्ण काल, है ना। स्थिति खराब होने के बाद भी अब मौर्य काल के बाद सारी स्थितियां खराब ही चलेगी, है ना, और मौर्योत्तर काल तक चलेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा, फिर हर्षवर्धन आएगा, वो द्वितीय अशोक कहा जाएगा, तो उस टाइम थोड़ी स्थिति सुधरेगा। लेकिन अभी वर्तमान में सामाजिक स्थिति जो है, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, बहुपत्नी विवाह हो गया। साथ ही साथ जो समाज में जो जाति व्यवस्था था वो वर्ण आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया। जन्म आधारित हो गया, कई जातियों का विकास हो गया, विभिन्न जातियों का विकास हो गया। जन्म के आधार पे जातियां हुआ करता था। ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी हुई, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने गए। इस काल में, मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने गए, उनकी स्थिति अच्छी हुई। शूद्रों की स्थिति और बुरा हो गई। उनसे पहले तो हम आपको दिखाए थे कि ब्राह्मण छुआ हुआ नहीं उसका पसंद करते थे, अब उनकी और बद से बदतर स्थिति हो गई। उनके लिए कठोर नियमों का प्रावधान किया गया शूद्रों के लिए, यहाँ तक कि उनके संचालन के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए एक मनुस्मृति का निर्माण किया गया। तो ये सब मौर्योत्तर काल में ही देखा जाएगा, क्योंकि इस समय आप देखें पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण शासक है, और इस समय ब्राह्मण धर्म काफी फले फूलेगा, काफी उच्चतर स्थान प्राप्त करेगा। तो अन्य लोगों के लिए कठोर नियम बनाए गए। ये सामाजिक जीवन है। आर्थिक जीवन में हम लोग देखेंगे कृषि प्रमुख हो गए, आय का साधन हो गए, सिक्के बहुत सारे चलाए गए। आप देखें सातवाहन शीशा का सिक्का चलाएगा, कुषाण आपको शुद्ध सोना का सिक्का चलाएगा, हिंद यौवन सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। तो सिक्के का प्रचलन हो गया आर्थिक जीवन में। माप तौल उस तरह से चलते रहा, कृषि प्रमुख रहा, पशुपालन भी प्रमुख रहा। और हम लोग क्या देखेंगे, तो बस इतना काफी है आर्थिक जीवन में। और हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। धार्मिक जीवन में हम लोग देख लेते हैं कि धर्म सर्वश्रेष्ठ हो गया। धर्म के विरोध में कोई नहीं जा सकता है। आप एक समय देखेंगे धर्म के जहां तक मामले हैं, तो आप कई बार देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे काल चलेंगे जिसमें धर्म सर्वश्रेष्ठ है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। तो इस समय भी ऐसा ही स्थिति बन गया, धर्म सर्वश्रेष्ठ हो गए। उसके अनुपालन के लिए, उसके रक्षा के लिए लोग अपना सब कुछ त्याग करने लगे, लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करने लगे। साथ साथ आप देखेंगे कि शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश का अनुमति नहीं है, वो इसी काल में है। उसको पढ़ने लिखने का अनुमति नहीं है, वो इसी काल में है। तो अछूत रूप में जीवन व्यतीत करेगा, वो इसी काल में है। ये सब धर्म के मामलों में जोड़ा गया। तो ये सब स्थितियां रही मौर्योत्तर काल के। आइए तेजी में हम लोग थोड़ा सा गुप्त काल भी देख ही लेते हैं, क्योंकि कल का क्लास नहीं हुआ था। तो ये गुप्त काल जो है,
मौर्योत्तर के बाद गुप्त काल, श्री गुप्त के नेतृत्व में एक गुप्त काल डेवलप करेगा, श्री गुप्त के नेतृत्व में। और उनका बेटा घटोत्कच होगा और उनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम है, जो कि एक अच्छा शासक है। चंद्रगुप्त प्रथम एक अच्छा शासक है। चंद्रगुप्त का बेटा का नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक बहुत प्रतापी शासक है। कहा जाता है, वीएस स्मिथ ने कहा कि यह यूरोप का नेपोलियन है, जबकि गलत कहा। हालांकि चूंकि इसका काल बहुत पहले रहा है, नेपोलियन आपका भारत का समुद्रगुप्त हो सकता है, लेकिन समुद्रगुप्त हमारे बहुत पहले रहे। क्षेत्र विस्तार के मामले में समुद्रगुप्त ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। समुद्रगुप्त के समय ही आपका उसके दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने आपका रचना बाणभट्ट वगैरह का रचना, बाणभट्ट का रचना किसने किया? बहुत सारे वो रचना किए, बाणभट्ट दूसरा कोई लिखा था, हरिसेन ही शायद लिखे थे। तो समुद्रगुप्त एक प्रतापी शासक था। इन्हीं का, समुद्रगुप्त को राजा बनने के पहले अपने बड़े भाई कांच, जिसका नाम था, उससे थोड़ा प्रतिद्वंदता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई वर्षों तक राज्य अस्थिर रहा, परंतु राजा समुद्रगुप्त ही बने। चंद्रगुप्त प्रथम भी चाहते थे कि राजा समुद्रगुप्त ही बने। उसके बाद का हम लोग देखेंगे, इनका दो बेटा है, चंद्रगुप्त द्वितीय और एक रामगुप्त। रामगुप्त बड़ा बेटा है। रामगुप्त को राजा बनाया गया, परंतु थोड़ा अयोग्य था। रामगुप्त का पत्नी का नाम ध्रुव देवी है। इस समय शकु के राजा, जिसको हम बताए थे कि ये गुजरात के क्षेत्र में निवास करने लगे, जो कि लंबे समय तक चले। इसका एक राजा था रुद्र सिंह द्वितीय। उन्होंने रामगुप्त को धमकाया कि तुम पे आक्रमण करेंगे, तुमको मार देंगे, नहीं तो तुम अपनी पत्नी को भेज दो। रामगुप्त सीधा साधा अयोग्य शासक, उसने क्या किया कि उससे झगड़ा नहीं किया और अपनी पत्नी को भेज दिया। परंतु उसका भाई, जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो ध्रुव देवी यानी अपनी भाभी को उतारकर स्वयं महिला का रूप धारण करके, और उस टाइम तो हुआ करता था कि आपको डोली में जाना है, किसी को देखना नहीं है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी नहीं, तो उसको एक बंद कमरे में करके ले जाना है और डायरेक्ट राजा के पास ही वो जाएगा। तो उसने रुद्र सिंह द्वितीय की हत्या कर दी और शको को अंतिम रूप से पराजित करके विक्रमादित्य का उपाधि धारण करेगा और एक विक्रम संवत भी चलाएंगे 58 ईस्वी में। वो था 78 ईसा पूर्व में। तो ये 58 ईस्वी में विक्रम संवत चलाएंगे और हम लोग क्या देखेंगे कि एक प्रतापी शासक के रूप में जाने जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके समय में कला के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट, कला के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट होगा। आप देखेंगे आर्यभट्ट, बाणभट्ट, ये सब इन्हीं के समय में काफी बड़े बड़े विद्वान होंगे। जिससे आर्यभट्ट ने सबसे पहले तारों को गिना, है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल रहा, क्योंकि इसके समय में विज्ञान का काफी डेवलपमेंट हुआ। तो और कुछ इसमें खास विशेष है नहीं, और हम लोग इसमें थोड़ा बहुत और जो बचा हुआ चीज है वो कल देख लेंगे। और कल देखने के साथ साथ एक काम करते हैं, एंशिएंट यहीं समाप्त हो जाता है। गुप्त के बाद थोड़ा सा गुप्तोत्तर है, और गुप्तोत्तर में हम आपको बताएंगे कि जब ये गुप्त कमजोर पड़ेंगे तो छोटा छोटा क्षेत्र फिर डेवलप करेगा, जिसमें हर्षवर्धन होंगे, बिहार के क्षेत्र में छोटे छोटे शासक डेवलप करेंगे। तो कल एक छोटा सा क्लास ले लेंगे जिसमें गुप्तोत्तर समाप्त हो जाएगा। और गुप्तोत्तर समाप्त करने के बाद एक काम करते हैं, मिडाइवल को रोक देते हैं, जिसमें आपका सल्तनत और मुगल दो ही काल है, इसमें 3-4 क्लास में खत्म हो जाएंगे। रोक के आधुनिक भारत पढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे बिहार जो बीपीएससी है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न किया करता है। तो आधुनिक भारत पढ़ा देंगे। और एक काम करेंगे, बीच बीच में हम लोग एक आध क्लास ऐसा करते हैं जिसमें ज्योग्राफी को भी खींच लेते हैं। थोड़ा ज्योग्राफी पे कमांड रहने के साथ साथ होता क्या है ना कि हिस्ट्री वगैरह समझ में आता है, बहुत सारे एरिया लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो बीच में प्रयास करेंगे कि 1-2 क्लास में ज्योग्राफी को भी निकालते जाएं। साथ ही कल थोड़ा सा खत्म करके इसको, और परसों से हम लोग लग जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।